स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, यानी तुलनात्मक राजनीति। सेमेस्टर 4 में ये पेपर 5 जो कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जितने भी प्रकार का इसमें चैप्टर्स आएगा वो सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, फिर इसका हम अर्थ को समझेंगे, इसका विकास कैसे हुआ वो भी जानेंगे, महत्व, प्रकृति, क्षेत्र एवं सीमाएं को पढ़ेंगे, जानेंगे। इन सारी बातों को जानने के बाद तब हमें पता चलेगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। इतनी सारी बातों को अगर हम अच्छे तरीक़ा से जान लेते हैं तो मैक्सिमम जो चैप्टर्स है वो हम समझ पाएंगे। सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को जानते हैं। तुलना करता है राजनीति से। यह राजनीति विज्ञान की वह शाखा है, यानी राजनीति विज्ञान आपका मेजर पेपर होंगे या माइनर पेपर होंगे, तो इसमें जो है राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति को एक शाखा कहा गया है, यानी एक डाली है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में बहुत सारा शाखा है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन भी एक शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक शाखा है, भारतीय शासन एवं राजनीति भी एक शाखा है, राजनीतिक सिद्धांत भी एक शाखा है राजनीति विज्ञान का। और जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं वो भी राजनीति विज्ञान में ही पढ़ते हैं, मतलब वो भी एक शाखा है। भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में, वो भी एक हमारे राजनीति विज्ञान का शाखा है। इन सारे में एक तुलनात्मक राजनीति एक शाखा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक वर्ड को समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो जो जितने प्रकार का तुलनात्मक राजनीति में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो पहला चैप्टर्स है जो तुलनात्मक राजनीति, ये पूरे विषय का बेस है, आधार है। तो कहता है कि राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली, संस्थान, व्यवहार, प्रक्रिया, इन सारी बातों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है, ये जो जितने प्रकार का देश है, जितने प्रकार को आप जान रहे हैं और जो नहीं जान रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करें कि कौन सा देश और किस देश में राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से है। यहाँ जो संस्थान है क्या अन्य देशों में भी संस्थान है, उसका व्यवहार क्या है, उस संस्थान को चलाने की प्रक्रिया क्या है, वहाँ जो सरकारें हैं किस प्रकार की सरकारें हैं, वहाँ राजनीतिक दल होगा वो किस प्रकार का दल है, वहाँ भी चुनाव प्रणाली होगा, जैसे हमारे यहाँ ईसीआई है, चुनाव आयोग है, राजनीतिक संस्कृति भी होता है, अन्य देशों में भी राजनीतिक संस्कृति होता है। तो इसकी हमें तुलना करना है अपने देश के इन सारी संस्थाओं को अन्य देशों के संस्थानों या संस्थाओं से हमें तुलना करना है। तुलना भी किस प्रकार, देखेंगे कि दोनों में समानता क्या है और दोनों में असमानता क्या है, बस इसी को तुलना करना है। इसी का जो है, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी समझना, उनके काम काज का विश्लेषण करना और राजनीतिक विकास के बारे में इसका जनरलाइजेशन करना, मतलब इसका सामान्यीकरण करना। मतलब कि जो हमारे देश की सरकार है और जो अन्य देशों की सरकार है, हमारे देश की सरकार जैसे लोकतंत्र
तरीके से जो है यहाँ पे कामकाज होता है। अन्य देशों में भी सिर्फ स्विट्जरलैंड को छोड़ करके तुलनात्मक ये लोकतंत्र ही है और अप्रत्यक्ष तरीके से। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है सिर्फ स्विट्जरलैंड में है, बाकी हर एक देश में अप्रत्यक्ष ही है। अब देखिए, हम ये गौर करेंगे कि अप्रत्यक्ष तो है, लेकिन उत्तर कोरिया में कौन सा अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, हमें तो वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। चाइना में क्या है, रसिया में क्या है, और अमेरिका और ब्रिटेन में कैसा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष ही कहा जाता है यहाँ इन सारे देशों में भी, सिर्फ स्विट्जरलैंड को छोड़ करके। लेकिन तरीका तो अलग दिख रहा है, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और, बस इसका ही तुलना करना है। यही है तुलनात्मक राजनीति। इसकी कुछ परिभाषाएं जो है एडवर्ड फ्रीबैंड ने दिया है कि तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध स्वरूपों, विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। अब जितने भी प्रकार का हमने यहाँ पे जो हमने बताया कि हमें विकास पढ़ना है, महत्व, प्रकृति, क्षेत्र, सीमा, आपको कहीं ना कहीं यही सारी बातों को, आपको ये सारी बातें ही मिलेंगे जो हमने अभी आधार के रूप में बताया। अब जितने प्रकार का ये विद्वान है जो परिभाषित किया है, वो भी वही बात जो हमने अभी पढ़ा। देखिए, एडवर्ड फ्रीमैन ने क्या कहा है, सिर्फ नाम याद रखेंगे, बाकी तो सारे लोगों ने एक ही बात कहेंगे जो हमने पढ़ चुका है। और जितने भी प्रकार का अध्याय आएगा कमोबेश वही बात कहेंगे। जैसे तुलनात्मक राजनीति, सरकार विविध स्वरूपों, विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, जो हमने पहले ही पढ़ चुके। और इन्होंने जो G.K. रॉबर्ट्स ने क्या कहा है, तुलनात्मक राजनीति उस व्यापक क्षेत्र को संकेत देती है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी राजनीतिक कबीलों, संप्रदायों, राजनीतिक संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। बस अध्ययन करना मतलब जानना। और फिर रॉल्फ ब्रेबंती ने क्या कहा है, तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशनों को प्रभावित करता है। यहाँ भी संस्था आ गया, हमने पहले भी संस्था को पढ़ चुका है कि जितने भी प्रकार का संस्था होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसकी ऑरिजिन कैसे हुआ और इसका डेवलप कैसे हुआ, इसका यात्रा, डेवलपिंग यात्रा यानी डेवलप यात्रा कैसे हुआ, विकास की यात्रा कैसे हुआ। थोड़ा सा हम इतिहास को जान लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक चिंतन। जो हमारे राजनीतिक चिंतक हैं, जो हमारे विचारक हैं, चाहे हम भारत के या हम और कई देश के, किन्हीं देश को हम ले लें, यूरोप के ले लें या कहीं के भी ले लें, तो सर्वप्रथम विचारक अरस्तु को हम लेते हैं। हम क्यों अरस्तु को लेते हैं? क्योंकि इन्होंने राजनीतिक शास्त्र को अन्य जो सामाजिक शास्त्र थे उससे एक अलग विषय के रूप में इन्होंने स्थापित किया। जितने भी प्रकार का जो समाज शास्त्र के अंतर्गत जो समाज में जितने प्रकार के मतलब कि काम होता है, ठीक है, तो सबको हम एक रूप में लेते थे समाज शास्त्र। राजनीति को भी समाज शास्त्र ही कहते थे, पहले अलग से राजनीति नहीं था। तो सबसे पहले अरस्तु ने ही वो समाज शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग किया। राजनीति शास्त्र को अलग करके इन्होंने पूरे विश्व में जा करके 158 देशों के संविधानों को इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, पढ़ा, जानने की कोशिश की। और ये जो है आगमनात्मक पद्धति और तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी कि सारे देशों के जो संविधानों को इन्होंने पढ़ा, सब में इन्होंने तुलना किया। अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी जो पॉलिटिक्स नाम से है। इस पॉलिटिक्स में उन्होंने सरकारों के वर्गीकरण के लिए सुनिश्चित आधार बताए और तुलनात्मक पद्धति
उसी समय से प्रचलित हो गया। समझ गए? अरस्तु ने ही सबसे पहले समाज शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग किया। कैसे अलग किया? उन्होंने 158 संविधानों को पढ़ के और जहाँ जहाँ पे सरकारें थी वो सब में जो है तुलना किया। किस तरह से? आगमनात्मक पद्धति से। ये हो गया प्राचीन काल का। अब कुछ आधुनिक काल का देख लेते हैं तुलनात्मक। इसका पुनर्जन्म कब माना जाता है? पुनर्जागरण काल से माना जाता है। पुनर्जागरण काल, मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का शिशु माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की छाप को स्पष्ट दिखाई देती है। उसकी पुस्तक जो है प्रिंस, उसमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। मैकियावेली ने राज्य कला एवं शासन कला के अध्ययन पर बल दिया, यानी राज्य कला और शासन कला एवं राजनीतिक पद्धति में अनुभवात्मक व इतिहासवाद का समन्वय बताया। एम्पिरिकल एंड हिस्टोरिकल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इसी क्रम में अगला नाम मॉन्टेस्क्यू का आता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी अनुभूति मूलक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पद्धति को ही अपनाया। दोनों हमने देख लिया, प्राचीन काल का भी अरस्तु और आधुनिक काल का मैकियावेली। अब दोनों में हमने समझा क्या? दोनों में हमने ये समझा कि जो परंपरावादी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो विदेशी संविधानों का अध्ययन हुआ या विदेशी सरकारों का जो अध्ययन जैसे विषयों पर बल दिया जाता था, परंपरावादी में क्या होता था कि विदेशी संविधानों का अध्ययन करके या विदेशी सरकारों का अध्ययन पर ही ज्यादा बल दिया जाता था। इसका अध्ययन क्षेत्र संकुचित था, यानी संकीर्ण नहीं, अन्य देशों को नहीं पढ़ना है। जो ज़्यादातर यूरोपीय था उसी को जो है ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, केवल पश्चिमी देशों को, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड इत्यादि देश आते थे। तो इस अध्ययन के शाखा अधिकांश विद्वान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के द्वीपों के देशों में कोई रुचि नहीं लेता था। इसके मूल्यों को वैल्यू नहीं दिया जाता था। राजनीतिक व्यवस्था के अनौपचारिक और व्यवहारिक तत्व जैसे दबाव समूह, जनमत, राजनीतिक व्यवहार जैसे गतिशील तत्वों की उपेक्षा की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है तुलनात्मक राजनीति में कुछ बातें उभर करके सामने आया। तुलनात्मक राजनीति का जब अध्ययन किया तो कुछ बातें सामने आया, जैसे कि हमने पहले ही बता दिए, जो बेस बताए, जो आधार बताए, उसमें हमने क्या कहा था कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन। राजनीतिक प्रणाली मतलब कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पर अधिनायकवाद है, कहीं पे राजतंत्र था। तो इसमें जो है लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी और अन्य प्रकार की जो राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जैसे कुछ दिन पहले तक जो है नेपाल में राजतंत्र था, हर जगह तो लोकतंत्र हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं पे लोकतंत्र और भी कहीं पे अधिनायक तंत्र। आप उत्तर कोरिया को क्या कहेंगे, आप चाइना को क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले नेपाल में राजतंत्र था, तो हमें देखने को मिलता था कि राजा कैसे तंत्र करता है, कैसे शासन करती है, लोकतंत्र में क्या प्रक्रिया है। बस इसी का अध्ययन करना था। दूसरा, राजनीतिक संस्थान का अध्ययन करना था। राजनीतिक संस्थान क्या होता है? विधायिका एक संस्थान है, कार्यपालिका संस्थान है, न्यायपालिका, राजनीतिक दल भी एक संस्थान है। इसका अध्ययन करना है कि यहाँ की विधायिका में क्या क्या प्रक्रिया है, अन्य देशों की विधायिका में क्या है, कार्यपालिका कैसा है, न्यायपालिका कैसा है, राजनीतिक दल कितने प्रकार का है, राजनीतिक दल कैसे काम करती है, चुनाव आयोग कैसे काम करती है, ये सारे क्या है, ये सारे राजनीतिक संस्थान में आता है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में क्या आएगा? नागरिकों का अध्ययन, अभिनेताओं का अध्ययन, इन समूहों में इनका व्यवहार कैसा है, बस यही है। राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन, प्रक्रिया में जैसे चुनाव आयोग आ गया, नीति निर्माण हो गया, बस, और तो कुछ है नहीं। और भी है राजनीतिक विकास का अध्ययन, कैसे कैसे जो है कितने चरणों में राजनीतिक विकास हुआ, ये हो गया राजनीतिक। कुछ महत्व को देखना है, राजनीतिक प्रणालियों की बेहतर समझ होना चाहिए, राजनीतिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए, राजनीतिक सुधारों का मार्गदर्शन, जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत प्रकार के जो है राजनीति में सुधार किया जाता है,
राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे होता है, इसका हमें अध्ययन करना पड़ता है। हम प्रकृति को जानते हैं, यानी नेचर क्या है तुलनात्मक राजनीति का। नेचर जो है बहुआयामी है, कोई एक आयाम इसका नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग नेचर है। जैसे अनुभव जन्य अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति अनुभव जन्य विधियों का उपयोग करके राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करती है, जैसे कि सर्वेक्षण, साक्षात्कार, ऐतिहासिक अभिलेखों का विश्लेषण। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, इंटरनेशनल व्यू क्या होता है? यह विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना किया जाता है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक विस्तृत समझ मिलती है। सैद्धांतिक आधार है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं को विकसित करने और उनका परीक्षण करने में मदद किया जाता है। प्रकृति है, और भी है। व्यवहारिक दृष्टिकोण है, व्यवहार में कैसा इसका व्यू है। समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। ये सारे क्या है? नेचर है तुलनात्मक राजनीति का। अब हमें स्कोप पढ़ना है। कई प्रकार की स्कोप भी हमें मिलेगा, जो मिलता जुलता वही होगा जो हमने बताया है। राजनीतिक संस्था, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक विकास, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हमने कहा जो पहला अध्याय जो समझ लिए हैं तो उसको समझने में कोई देरी नहीं होगा। राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का महत्व ये भी हमने पहले देख लिया है, जो शॉर्ट में था, यहाँ पे लॉन्ग है। आप इसे राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान देख लेंगे। राजनीतिक व्यवहार के ज्ञान में जो है उसकी राजनीतिक व्यवहार और इसकी जटिलताओं को समझने में सहायक होता है। ये तो क्या है? राजनीतिक महत्व है। दूसरा जो है राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। विभिन्न देशों की संस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसे होगा? जब हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक। और क्या है? राजनीतिक सिद्धांत निर्माण में उपयोगी। जो सिद्धांत का निर्माण किया जाता है उसमें जो है कंपैरेटिव करके जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसका निर्माण में उपयोगी हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों के पुनर्निरीक्षण में सहायक, ये भी है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सीमा है, कहाँ तक हम इसके अध्ययन को कर सकते हैं। राजनीतिक अध्ययन का कुछ सीमा तो होगा, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो पहला है राजनीतिक व्यवहार की जटिलता। अब जो विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवहार तो अलग अलग होते हैं, तो उन्हें मापना और तुलना करना बड़ी मुश्किल वाला काम है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया को रखा जाता है, उस क्राइटेरिया या उस सिद्धांत के आधार पर जो है इसका तुलना कर लिया जाता है, अनलिमिटेड में नहीं जाता है। राजनीतिक संदर्भ में विभिन्नता होती है, भिन्नता होती है। रेफरेंस जो होता है, पॉलिटिकल रेफरेंस, वो सब में क्या है? डिफरेंस होता है। डेटा की उपलब्धता और विश्वसनीयता। अब जो डेटा है, यानी जो हमारे यहाँ गरीबी रेखा में कितने हैं, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 18 साल से नीचे कितने हैं, 18 साल से ऊपर कितने हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, इन सब का क्या है? डेटा होता है। लेकिन डेटा में कहीं पे विश्वास किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता है। ये भी इसका एक लास्ट में हम निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण से हम देश विशेष की संस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि छात्र आते हैं, शिक्षक, राजनीतिक विद्वान, राजनीतिक नौकरशाही, इन सारे लोगों को जो है उपयोगी जानकारी प्राप्त होता है। इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार को समझने, राजनीतिक विज्ञान को बनाने, अनुभव अध्ययनों के आधार पर सिद्धांत निर्माण और इसके औचित्यता को जो है प्रमाणिक जांच करने में जो है सहायता मिलती है। ये जो है राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का है। धन्यवाद।